नमस्कार मित्रों, वापस से एक बार आपका स्वागत हो चुका है एक और नई वीडियो के अंदर। तो देखो, हमने ना बहुत आराम से केमिकल रिएक्शन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म कर दिए। देखो, अभी आपका टाइम है रिलैक्स करने का, पर 10th के अंदर रिलैक्स नहीं कर सकते, तो हमें पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक नया टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस का। हमने न्यूट्रिशन की बात कर ली थी। आप कमेंट बॉक्स में बता देना क्या सबको न्यूट्रिशन समझ आ गया था या फिर उसका रैपिड रिवीजन चाहिए। ठीक है, रैपिड रिवीजन भी मैं ला दूंगा। मुश्किल से वो वीडियो 22-23 मिनट की होगी, वो वाली वीडियो, और रैपिड रिवीजन आपका मेरे ख्याल से 7-8 मिनट में खत्म हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अब देखो, बात आ गई है रेस्पिरेशन की। सांस लेना, सांस छोड़ना, ये होती है भाई ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन थोड़ा हटके है। कहते हैं ना, हमारे वाले थोड़े अलग हैं, तो ऐसे ही रेस्पिरेशन कहता है भाई हमारे वाले नहीं, हम ही पूरे अलग हैं। ठीक है, तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन बहुत अलग अलग चीज हैं। लोग इन्हें एक साथ रिलेट करते हैं। हम भी करेंगे, पर हम किस तौर पे करेंगे, डिफरेंस के तौर पे करेंगे, ना कि सिमिलैरिटी के तौर पे। ठीक है, तो बहुत आसान सा टॉपिक है। अब देखो, आपकी जियो वाली, जियो का चैप्टर भी कंटिन्यूटी में है, उसकी भी सॉइल वाली वीडियो जल्दी आने वाली है। ठीक है, तो सारी चीजें कंटिन्यूटी में चल रही हैं। अब देखो, रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। रेस्पिरेशन सबसे पहले देखो बहुत आसान टॉपिक है, इतना हेक्टिक टॉपिक नहीं है, और ये तो पहला ही चैप्टर है बायो का। बायो का फर्स्ट चैप्टर है ये साइंस में, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, फर्स्ट ही चैप्टर है बायो में, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, हम हैं तो मुमकिन है, और अगर तुम्हारा माइंडसेट सही है कि हाँ भाई तुम्हें फोड़नी है 10वीं, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें कुछ हार्ड नहीं लगना चाहिए, सब तुम्हारे लिए आसान है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है भाई साहब, रेस्पिरेशन तो कह रहे हो भैया आप, पर आप मुझे ये बताओ रेस्पिरेशन होते क्या चीज है, ये क्या बवाल बना दिए हैं। अब देखो, ये बवाल हमने तो बनाया नहीं, ये बवाल भगवान ने ऑलरेडी बना के भेजा हुआ है। ठीक है, अब हमें इसे फॉलो तो करना है। भले ही हम फॉलो ना करें, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली इसे फॉलो करती है, क्योंकि ये मशीन ही ऐसी है। ये तो रोबोट से भी ज्यादा खतरनाक चीज है अगर तुम इसे अच्छे से यूज करो। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। देखो, रेस्पिरेशन एक बहुत नॉर्मल सी चीज है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, क्या है, सबसे पहले एक लाइफ प्रोसेस है, इसलिए हम इसे लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, भले ही आप यहां पे लिख लो अ लाइफ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। देखो, हमने न्यूट्रिशन लिया। अब देखो, न्यूट्रिशन से इसे रिलेट करते हैं। न्यूट्रिशन में हमने क्या किया, न्यूट्रिशन में हमने खाना खाया, खाते गए भरते गए चढ़ते गए। ठीक है, खा लिया। अब हमारे पास कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए। देखो, हमें पता है खाने से एनर्जी मिलती है, पर मिलती कैसे है, इस चीज का जवाब देता है हमारा रेस्पिरेशन। ये एक लाइफ प्रोसेस है जिससे हम फूड से एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, फूड से एनर्जी रिलीज करने तक का एक प्रोसेस है, इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द लाइफ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का काम कौन सा प्रोसेस करता है, रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, समझ में आया, न्यूट्रिशन से रिलेट हुआ। अब देखो, हमारे पास बहुत सारे लाइफ प्रोसेस हैं, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ये सारे हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस हैं। तो हमें इन्हें अच्छे से समझना पड़ेगा, रिलेट कर करके समझेंगे। न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन आ गया। ठीक है, रेस्पिरेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन आएगा। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि पूरी बॉडी में कैसे फैलती है चीजें। ठीक है, और फिर ट्रांसपोर्टेशन के बाद आएगा एक्सक्रीशन की बाहर कैसे आती है। ठीक है, न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया, खाना खाया। अब हमें बताना है कि खाने से फूड कैसे बनता है। यहाँ पे हम वेस्ट की बात नहीं करेंगे, और ना ही ये बात करेंगे कि एनर्जी हमारी बॉडी में फैलती कैसे है। ठीक है, बस ये बात करेंगे कि एनर्जी बनती कैसे है। ठीक है, अब देखो, अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स, हमारे अंदर सेल्स होते हैं, हमने 9th में पढ़ा है कि हमारे अंदर सेल्स होते हैं। अब ये जो सेल्स है ना, इनके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं। तो जो रेस्पिरेशन है वो भी इन्हीं के अंदर अकर होता है, इनके छोटे से पार्ट के अंदर, जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और इसे लोग प्यार से बुलाते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, घर का नाम है इसका। ठीक है, अब एनर्जी जो है
वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। अब देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में ना एक बॉक्स है येलो कलर का। अब आप बोलोगे भैया उस बॉक्स के अंदर क्या है? उसके अंदर ये बता रखा है कि जो एडीपी है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है। अब ये जो एटीपी है ये कब बनता है? जब एडीपी में एक फॉस्फोरस आके मिल जाए। अब एक फॉस्फोरस इसमें जुड़ेगा तो इसके अंदर कितने फॉस्फोरस हो गए? 3 फॉस्फोरस हो गए, और इन 3 फॉस्फोरस को ही हम बोलते हैं एटीपी या फिर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसके अंदर हमारी एनर्जी स्टोर होती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, इतना समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने बात कर ली रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन क्यों चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, देखो हमने न्यूट्रिशन के भी टाइप पढ़े, अब बात कर लेते हैं कुछ ना कुछ रेस्पिरेशन के भी तो टाइप होंगे। देखो मेनली रेस्पिरेशन को हम 2 टाइप में बांटते हैं। रेस्पिरेशन के 2 टाइप होते हैं मेनली। अब आप पूछोगे अरे भैया भैया कौन कौन से? देखो सबर करो, पलक बताता हूं। ये देखो, एक होता है आपका एरोबिक, ठीक है, और एक होता है एनारोबिक। ठीक है, ये अकर होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये अकर होता है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर और लैक ऑफ ऑक्सीजन। देखो राइटिंग पे मत जाना बबुआ, राइटिंग बहुत खराब है हमें ही पता है, पर भावनाओं पे जाना। हम बोल भी रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा पकड़ना पड़ता है, कभी कभी एक्सेंट चेंज कर लेना चाहिए, नहीं तो बाकी बच्चों को समझ नहीं आता। ठीक है, ये एरोबिक और एनारोबिक 2 कैटेगरी में बटा हुआ होता है रेस्पिरेशन। सबसे पहला एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यानी कि हमने सांस ली और हमारे अंदर गई ऑक्सीजन, तो हमारे अंदर कौन सा हो रहा है? हमारे अंदर कौन सी टाइप की रेस्पिरेशन हो रही है? एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। अब जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कौन सी रेस्पिरेशन होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। या फिर जो हमारा ईस्ट होता है, ईस्ट, इसके अंदर कौन सी रेस्पिरेशन होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती। विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये रेस्पिरेशन करी जाती है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जो मसल सेल्स होते हैं उसके अंदर हो जाता है जब हम कभी कभी खेलते हैं। ये हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ये 2 टाइप की रेस्पिरेशन होती हैं मेनली, इन्हें याद रखना। एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब बात आ गई एरोबिक रेस्पिरेशन की। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? देखो हमारे पास ना, अब देखो एक बात बताता हूं आपको, हमारे पास होता है ग्लूकोज। अरे यार ये तो दिक्कत हो जाएगी ऐसे तो। ठीक है, हमारे पास होता है ग्लूकोज। अब मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ग्लूकोज पाथवे, आप उससे एकदम समझ जाओगे फर्राटे से। ठीक है, देखो अच्छे समझना, समझ आएगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया ग्लूकोज, जो होता है 6 कार्बन कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल। समझ में आया? 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज। अब ये जब हमारे सेल के अंदर जाता है तो सेल के अंदर ये टूट जाता है एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसे हम बोलते हैं पायरुवेट। ठीक है, मतलब इसमें बन जाता है पायरुविक एसिड, इसे हम बोलते हैं पायरुवेट। अब आगे चलते हुए ये 3 राहों में बढ़ जाता है। अब वो 3 राहें कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ये 3 रास्तों में बढ़ जाता है। पहला रास्ता होता है NO2, दूसरा होता है लैक ऑफ O2, तीसरा होता है विदाउट O2। समझ में आया? देखो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, पर लोग डायग्राम से ज्यादा समझते हैं, भैया की ड्राइंग देखने में ज्यादा मजा आता है। तो देखो देखो फिर से समझो, हम जब खाना खाते हैं ना तो हमें खाने से मिलता है ग्लूकोज,
ग्लूकोज होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, दिख रहा है 6 कार्बन मॉलिक्यूल। अब जब ये ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर एंटर करता है तो ये टूट के पायरुविक एसिड में बदल जाता है और उसे हम प्यार से बुलाते हैं पायरुवेट। ठीक है, ये आपकी बुक में एक डायग्राम के फॉर्म में दे रखा है जो मैं यहां बना रहा हूं। ठीक है, तो ये बन जाता है पायरुवेट। अब ये जो पायरुवेट है ये कितने मॉलिक्यूल होते हैं, कितने मतलब कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल, यानी कि जब एक ग्लूकोज टूटेगा तो 2 पायरुवेट बनेंगे। ठीक है, ये बात समझ आई। तो ये इसमें बन गया, पायरुवेट बन गया हमारे सेल में जाते ही। ठीक है, एक तो यार ये सर्कल करने की इतनी बुरी आदत हो गई है ना गाइस, बस क्या बताऊं। ये बन गया पायरुवेट हमारे सेल के अंदर, इन सेल्स में जाते ही ये पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज। अब जब O2 की प्रेजेंस होती है तो हमारे अंदर क्या क्या बनता है, देखो सबसे पहले इमेजिन करना, जब तुम सांस लेते हो, हमने पढ़ा है सांस ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, ऑक्सीजन अंदर गई, यानी कि क्या बना, मतलब कि हमारे अंदर बनी होगी कार्बन डाइऑक्साइड, तभी तो बाहर आई। तो यानी कि सबसे पहली चीज तो हो गई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब ये मॉलिक्यूल टूटता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये हमें देता है पानी। अब आप पूछोगे भैया कैसे, देखो ग्लूकोज होता है C6H12O6, क्लियर। अब ये टूटा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, यानी कि ये आधे आधे हो जाएंगे, C3H6 और O3। ठीक है, C6H12O6 से C3H6O3 हो गया ये। अब ये जो हाइड्रोजन है इसके अंदर, ये कहां गई, ये यहां गई। हाँ, इसने बनाया पानी, और पानी के साथ साथ हमने पढ़ा है जब भी रेस्पिरेशन होती है तो भाई साहब हमें मिलती है एनर्जी फुदकने के लिए। जो तुम डेली डेली फुदकते रहते हो उसके लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए, वो कहां से मिलती है, रेस्पिरेशन से मिलती है। और जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो हमें एनर्जी मिलती है 38 ATP। कितनी मिलती है, 38 ATP। याद रखना कितनी मिलती है, 38 ATP। इतना बड़ा बड़ा लिख दिया, देख लो ध्यान से। ठीक है, अब देखो अब दूसरा रास्ता क्या है। दूसरा रास्ता ये देखो, ये कहां अकर हुआ, ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे। अब दूसरा रास्ता आ गया, दूसरे रास्ते में लैक ऑफ ऑक्सीजन, और ये कहां अकर होता है, मसल सेल्स में। आपने देखा है, देखो जब आप दौड़ते हो ना, जॉगिंग करते हो ना, ज्यादा टाइम तक जॉगिंग हो जाए तो आपकी सांस फूलती है, और आपको सांस फूलने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा कम आनी शुरू होती है शरीर में। तो जब ये कम आनी शुरू होती है ना तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि हमारे अंदर हो रहा है लैक, यानी कि हमारे अंदर कमी हो रही है ऑक्सीजन की। तो जो हमारे मसल सेल्स है ना उसके अंदर वो कमी जाके मिल जाती है ऑक्सीजन की, और वो किस चीज का रूप धारण कर लेती है, वो बना देती है लैक्टिक एसिड्स। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी तो मिलती है, अब इससे मिलती है 2 ATP। अब भले ही कितनी कम मिले एनर्जी, पर एनर्जी तो मिल रही है ना, साफ सीधी सी बात है ये लैक्टिक एसिड। अब देखो लैक्टिक एसिड का काम क्या होता है, लैक्टिक एसिड जब हमारे मसल सेल में जाता है तो ये क्या करता है, क्रैम्प्स लाता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लो। नोट क्या करना है, क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी हैव द क्रैम्प्स व्हाइल हैविंग हैवी एक्सरसाइजेस। तो इसका यही कारण है कि जब हम भारी तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी होने शुरू हो जाती है, और हमारे मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। और जब लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है तो वो कर देता है हमारे अंदर क्रैम्प्स लाने शुरू कर देता है। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। अब देखो, अब बात आ गई सबसे खतरनाक। अब भैया ये कहाँ यूज होती है, अब देखो बात है ऐसी, जब आपके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप रेस्पिरेशन कैसे करोगे। अरे भैया बिल्कुल करेंगे, हम करके दिखाएंगे, हमारा नाम है ईस्ट बाबा।
ये जो ईस्ट बाबा हैं ये बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते हैं। आपने एक 8वीं 7वीं क्लास में टर्म सुनी होगी, फर्मेंटेशन। अब इस फर्मेंटेशन का मतलब समझो। फर्मेंटेशन तब करी जाती है, आपने अंगूर देखे, अंगूर, काले अंगूर, गोरे अंगूर तो होते ही नहीं, काले अंगूर, हरे अंगूर, ठीक है। तो वो जो अंगूर होते हैं ना, जब वो गल सड़ जाते हैं तो उनका कुछ काम तो रहता नहीं। कोई इतना पागल तो है नहीं, इतना बेवकूफ नहीं है कि वो गले सड़े अंगूर खाए। तो लोग क्या करते हैं, चलो धंधा बनाते हैं। तो धंधा बनाने के चक्कर में वो उन्हें कर देते हैं फर्मेंटेट। फर्मेंटेट किससे करते हैं, हमारे ईस्ट बाबा की मदद लेते हैं। उनको पीस के, यानी कि मतलब उनका पूरा अच्छे से पानी बना के उसके अंदर मिला देते हैं ईस्ट। अब ये ईस्ट क्या काम करता है, ये विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन अकर कर देता है। अब जब फर्मेंटेशन हो जाती है तो उससे बन जाती है नशेड़ियों की फेवरेट चीज, दारू। ठीक है, तो इस दारू को हमारी केमिस्ट्री में प्यार से बोला जाता है इथेनॉल, इसका घर का नाम। तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती तो क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। अब आप हो जाओगे हैरान। अब जब ये इथेनॉल बन गई ना, इसके बाद भी एक चीज आती है जिसको बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं निकलती, बहुत कम अमाउंट में निकलती है, बट निकलती है, लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं हमारी प्यारी राज दुलारी कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हुआ। और साथ में एटीपी निकलती हैं 2। अब देखो, याद करो, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, सेल में गया, बना पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी 38 एटीपीज तक। फिर आ गया लैक ऑफ ऑक्सीजन, कमी मसल सेल्स के अंदर हुई, जिससे क्रैम्प आए। क्यों आए, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मेशन हुई लैक्टिक एसिड की। प्लस में एनर्जी आई 2 एटीपी। अब विदाउट ऑक्सीजन किसने करी, ईस्ट बाबा ने करी। क्यों करी, जब हम ग्रेप्स को खराब गल सड़ जाते हैं वो ग्रेप्स, तो उनकी फर्मेंटेशन करने के लिए यूज हो जाती है। अब वो फर्मेंटेशन जब करी जाती है तो उससे बनती है नशेड़ियों की फेवरेट चीज, जिसे हम बोलते हैं एल्कोहल, और केमिस्ट्री की भाषा में इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल बन जाती है तो इथेनॉल बन गई। बहुत हल्की बनती है, पर बनती है, जिसको हम बोलते हैं हमारी प्यारी राजदुलारी कार्बन डाइऑक्साइड। ये हर जगह से निकल जाती है जहां से जगह मिल जाती है। ठीक है, काम धंधा है नहीं कुछ। प्लस में एटीपी, 2 एटीपी बनती है एनर्जी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, यस लिख देना। ठीक है, आ गए अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन पे। अब जो मैंने इतनी देर से पागलों की तरह बोला वो इन्होंने आपके सामने यहां टेप दिया। टेपा भी किसने, मैंने ही तो टेपा। तो ये मैंने टेप दिया आपके सामने थोड़ी इक्वेशनल फॉर्म में, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में टेपा, ना कि केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर है, देखो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो मैं हर जगह उसे घुसाना चाहता हूं। अब देखो, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये बात मैंने आपको बता दी, मैंने पहले ही आपको वो बात यहां पे समझा दी ताकि मुझे आगे अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। Produces 38 ATP of energy which is way more than produced in anaerobic। दिख रहा है सबको, दिख रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। बस ये मैंने थोड़ी अंग्रेजी में लिख दिया। अब आ गई बात एनारोबिक रेस्पिरेशन की। वही सेम चीज टेप रखी है, ग्लूकोज लैक्टिक एसिड बनाएगा इन मसल्स। यहां पे एक चीज लिखना भूल गए, सेल्स। ठीक है, मसल सेल्स के अंदर बनती है लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, जिससे क्या आते हैं, अकर्स क्रैम्प्स। ठीक है, अब दूसरा, जब ये कब हुआ, लैक ऑफ O2 में। अब ये कब होगा, विदाउट, क्या लिखा मैंने लिखा विदाउट O2। ठीक है, ग्लूकोज
गया बना एल्कोहल या इथेनॉल, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी। ठीक है, एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, एल्कोहल के काटेगा ना इथेनॉल के काटेगा। प्लस CO2 प्लस एनर्जी तो सब में बनती ही है। ये बात क्लियर हुई। लेस एनर्जी प्रोड्यूस्ड 2 ATP, दोनों में 2 ATP बनी थी। याद है या भूल गए? याद है या भूल गए? लिख रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने कहा था हम करेंगे इसे, हम इनका झगड़ा करवाने वाले हैं, बट बदमाशी की तरीके से, ना कि दोस्ती वाले तरीके से। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, झगड़ा तो होगा, नॉट इन फ्रेंडली वे, इन गूंस वे। ठीक है, मतलब कि हम इनके डिफरेंस के अंदर झगड़ा करवाने वाले हैं, ना कि इनकी सिमिलैरिटी में। ठीक है, अब देखो ब्रीदिंग, लाइन खींच देते हैं सीधी, इतनी सीधी लाइन नहीं खींचनी थी। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ब्रीदिंग। अब सबसे पहले ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होती है? इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग होती है। कौन कौन सी गैस इन्वॉल्व है? O2 एंड CO2 इन्वॉल्व है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। इनहेलिंग CO2, एक्सेलिंग, इनहेलिंग O2, एक्सेलिंग CO2। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस है इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग का। अब ये क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। इसके अंदर नो एनर्जी प्रोड्यूस्ड, और इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस्ड। इसके अंदर भी 2 गैसेस इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी? O2 एंड CO2। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? ऐसे लड़ाई करवानी थी, मुक्काबाजी करवानी थी। थप्पड़ों में तो कोई नहीं रोता आजकल, मुक्के और लात लगते तभी आदमी को अकल आती है। ठीक है, तो ऐसे लड़ाई करवानी थी, नॉट इन अ फ्रेंडली वे। हम फ्रेंडली वे में लड़ाई करवाते भी नहीं है। ठीक है, हो गई इनकी लड़ाई, सुलट गई, सुलट गया मैटर, सुलट गया। ठीक है, केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, एनर्जी प्रोड्यूस, नो एनर्जी प्रोड्यूस, इनहेलिंग, एक्सेलिंग, O2 एंड CO2, O2 एंड CO2, 2 गैसेस इन्वॉल्व। अब देखो, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जो ब्रीदिंग है, ये जो शब्द है, ये इसी के अंदर आता है। अब रेस्पिरेशन तभी तो होगी जब हम इनहेल करेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, तभी तो रेस्पिरेशन हो सकती है हमारा, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। नहीं तो बिना ऑक्सीजन इनहेल करे हम कैसे रेस्पिरेशन कर सकते हैं? तो ब्रीदिंग इज अ इनिशियल स्टेप, इनिशियल, सबसे पहला, देखो सबसे पहला और सबसे आखिरी स्टेप। ठीक है, सबसे पहला और सबसे आखिरी स्टेप, क्योंकि इनहेलिंग सबसे पहले होती है, बाकी बीच का मामला रेस्पिरेशन संभालता है, फिर उसके बाद एक्सेलिंग सबसे आखिरी में होती है। ठीक है, फुल्ली एक्सप्लेन्ड, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं। ये देखो ना, इतना सुंदर मुखड़ा लगाया मैंने आपके आगे। अब हम इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम करने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक हमारा मुंह और एक हमारी नाक। नाक को हम बोलते हैं नेसल कैविटी। अब नेसल कैविटी से ऑक्सीजन एंटर होती है, ऑक्सीजन एंटर हुई, पोस्टमार्टम हो रहा है इस बॉडी का, ध्यान से देखना। ऑक्सीजन एंटर हुई फ्रॉम नेसल कैविटी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बता रहा हूं मैं। आई, ये गई आपकी फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स होता है कॉमन पाथवे ऑफ फूड एंड एज वेल एज द एयर। ठीक है, फेरिंग्स में आई, फेरिंग्स से ये गई सीधा लैरिंग्स में। अब देखो, ये एपिग्लोटिस छोड़ दो, ये आपके मतलब की चीज नहीं है, ये एक फड़फड़ाती हुई चोंच होती है जो पट 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 करके खुलती है, बंद होती है। ठीक है, समझ में आया? लैरिंग्स पे आई। अब लैरिंग्स से ये गई आपके ट्रैकिया में। अब ये ट्रैकिया क्या होता है? ये होता है आपका विंड पाइप, जिसका घर का नाम होता है विंड पाइप, और कमर्शियल नाम यानी कि बिजनेस पर्सन वाला नाम जो होता है उसका होता है ट्रैकिया।
अब आ गई ये हमारी गैस, हमारी ऑक्सीजन ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई में आ गई। फिर ब्रोंकाई में आके ये नीचे जाती है ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से ये जाती है एल्वियोलाई में। अब ये जो मैंने लिखा है, ये एल्वियोलाई नाम का जो मैंने शब्द लिखा है, भैया क्या बोला? मैंने बोला भैया एल्वियोलाई। अब मैंने ये जो लिखा है ना, ये होता है यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि यहीं पे होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब भैया ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है, पहले इसे समझो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैं आपको अभी समझाऊंगा, थोड़ा उसमें ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जाना पड़ेगा, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा पार्ट बताऊंगा। नेसल कैविटी से एंटर हुई ऑक्सीजन, अब ये पहुंची फेरिंग्स में, जो है कॉमन पाथवे ऑफ विंड एज वेल एज फूड। फिर ये पहुंची लैरिंग्स में, जहां पे आपका वोकल कॉर्ड्स होते हैं, यहाँ पे आपके क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स। और हवा की ठिरकन से ही आप अपने वोकल कॉर्ड्स की मदद से आप अपनी आवाज निकाल सकते हो। समझ में आया? देखो, फिर ये गई ट्रैकिया में, ट्रैकिया होता है विंड पाइप जो ये जा रहा, ये पहुंची ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई होती है ये वाली लेयर, ये होता है ट्रैकिया इतना। देखो ट्रैकिया आ गया आपका इतना पार्ट, मिटा के बता देता हूं एक बार। देखो ये हो गया आपका ट्रैकिया, अब इसके नीचे आ गई ब्रोंकाई। ब्रोंकाई इन ऐसे बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये आ गए आपके ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल्स जो होते हैं ना, ये 3 स्टेजेस में बटे होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल एंड टर्शरी ब्रोंकियोल। क्लियर? फिर आती है हमारी सबसे अजीब बला, जिसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई, जो होती है बेसिक यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन। इतनी बात कर ली, अब बात कर लेते हैं। देखो लंग्स, लंग्स के अंदर ये एल्वियोलाई, ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई होती है। अब डायफ्राम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो एक एक्टिविटी करना मेरे साथ, सांस अंदर लो जितनी ले सकते हो। क्या फील हुआ? ये जो ये एरिया है, हमारे लंग्स आ गए बाहर, बाहर की तरफ हुए, और जो हमारा डायफ्राम है, जो हमारा डायफ्राम है वो क्या आ गया, ऊपर की तरफ चढ़ गया, ऊपर की तरफ चढ़ गया। ठीक है, नहीं नहीं ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ, ये फ्लैटन हो जाता है। मैं ऊपर की तरफ चढ़ा के फ्लैटन कर रहा था इसे, डायफ्राम फ्लैटन हुआ। देखो सांस ली, ये लंग ऊपर आए, डायफ्राम फ्लैट हुआ। क्यों हुआ? अब हमारे लंग्स को जगह चाहिए। ये डायफ्राम ऐसे रहता है हमारे लंग्स के साथ, ऐसे क्रॉसिंग में, ठीक है, क्रॉसिंग में रहेगा, तो हमारे लंग्स को जगह नहीं मिलती। हमारा लंग जब अपने अंदर सांस भरेगा ना, तो इसे जगह चाहिए नीचे की तरफ। अब डायफ्राम क्या होगा, फ्लैटन हो जाएगा, फ्लैटन हो गया, और जैसे ही आप सांस छोड़ोगे तो डायफ्राम वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, राउंड टाइप में हो जाएगा, टॉम्ब टाइप बना लेगा, ठीक है, डोम टाइप बना लेगा। अब बात कर लेते हैं जो मैं आपको बताने वाला था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे कोई पूछे ना, एक्सप्लेन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन रेस्पिरेशन, तो जो अब मैं डायग्राम बनाऊंगा ना, वो आप डायग्राम बना के आना, माशा अल्लाह आपके कोई नंबर काट दे तो मेरा नाम बदल देना उस दिन, ठीक है, याद रखना। अब देखो मैं क्या बनाऊंगा, ये क्या हो गया आपका पतीला। अब ये पतीले को हम बोलते हैं प्यार से एल्वियोलाई। बायो की भाषा में पतीले को एल्वियोलाई बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना मैं आपका पागल काट रहा हूं। ये एल्वियोलाई, ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, गोल 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 मटोल, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर से, इन्हें बोलते हैं एल्वियोलाई। ये अंदर से कुछ, ये बाहर से जब इन्हें स्कैन करा जाता है ना, तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं गोल गोल। तो इनके अंदर होती है एक लेयर टिश्यू की। अब ये जो टिश्यू होता है, ये होता है स्क्वैमस एपिथेलियल
टिश्यू पढ़ा था 9th में, भूल गए कोई बात नहीं, मैं इसका फंक्शन बता देता हूँ, यही काम आएगा बस हमारे 10th में। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन होता है ये एक्सचेंज करने में बहुत ज्यादा मतलब आसानी क्रिएट कर देता है, क्योंकि एक सिंगल लेयर होती है ऐसे, ठीक है, ऐसी सिंगल लेयर होती है और ऐसी लेयर बहुत पतली होती है, इसकी बहुत ज्यादा पतली, तो इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखो जब यहां से ऑक्सीजन एंटर करती है, ये हो गया आपका एल्व्यूलाई, इधर से ऑक्सीजन हुई एंटर। अब भैया आपने ये क्या बनाया, ये क्या बला बनाई, अब इस बला को हम बोलेंगे कैपिलरी। अब देखो मैं थोड़ा सा घुसूंगा बस ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है, इस बला को हम बोलते हैं कैपिलरी, और ये जो चीज है ये होते हैं हमारे ब्लड सेल्स। अब ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो वो आता है हमारी लंग्स की तरफ। मतलब कि ये जो ब्लड आया ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई है और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई है। अब केमिस्ट्री के रूप में अगर देखा जाए तो टू अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। क्लियर हुई बात? अब मैं क्या करूंगा देखना, ध्यान से देखना, बिल्कुल प्यार से। टू अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर, यहां पे भी वही चीज लागू हो रही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इधर ज्यादा है, इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है और यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है, तो क्या होगा, एक्सचेंज होगा ऑफ गैसेस। जहां O2 ज्यादा है वहां CO2 अपना कब्जा बना लेगी, CO2 ने O2 को डिस्प्लेस करा, अब O2 आ गई हमारी कैपिलरी में और कैपिलरी से CO2 चली गई एल्व्यूलाई में, एल्व्यूलाई से O2 जैसे ही कैपिलरी में आई, ये जो ब्लड है ये इसे भगा देता है हमारे लेफ्ट एट्रियम की तरफ, और लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर लेता है और एल्व्यूलाई के अंदर बेचारी रह जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या होता है, रेसिडुअल होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है बाहर, ये होता है वेस्ट। तो बाहर निकालने के लिए एल्व्यूलाई एक झटका मारता है और झटका मारते ही CO2 सारी झट से हमारी नाक से बाहर। ये है आपका रेस्पिरेटरी पाथवे, ये रेस्पिरेटरी पाथवे हुआ। और ये क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस दिखाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया। आपको बस क्या बनाना है, देखो मैं आपको बता देता हूं आपको बनाना क्या है। बनाना आपको कुछ नहीं है, एक बनाना है आपको पतीला और उसके ऊपर लिख देना है एल्व्यूलाई, ठीक है, पतीला बनाओगे उसके ऊपर लिख देना आप एल्व्यूलाई, नीचे बना देना एक देखो डंडी टाइप, ये आपने बनाया पतीला, इसके ऊपर आपने लिख दिया एल्व्यूलाई, ठीक है, यहां ऐसे दिखा देना एक एरो और यहां दिखा देना O2 और इसके आगे लिख देना पार्शियल PO2 इज हाई। क्लियर? अब यहां पे एक बना देना ऐसे करके राउंड शेप में, इसे लिख देना कैपिलरी, या फिर आप एक वर्ड लिख दो तो बहुत ज्यादा बढ़िया, एग्जामिनर बिल्कुल नंबर देगा, पल्मनरी कैपिलरी। पल्मनरी वर्ड हमेशा लंग के लिए यूज होता है, पल्मनरी कैपिलरी लिख देना। इसके अंदर बना देना ऐसे ओवल शेप, इसे लिख देना ब्लड, यहां पे लिख देना पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज, देखो ऐसे लिख देना पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, लिख दिया। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई, इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई, यहाँ पे बना देना ऐसे डब्बे डब्बे से छोटे छोटे, इनके अंदर बना देना एक एक बिंदु और इधर लिख देना स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, लिख दिया। और यहां ऐसे कर देना दो एरो, एक अल्टरनेट एरो लगा देना, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, और यहां पे लिख देना गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज लिखते ही आपका डायग्राम पूरा। इस डायग्राम का आप भले स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी, मैं हट गया, ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं।
लास्ट चीज आज की, इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। पढ़ लिया रेस्पिरेशन, कर ली सारी चीजें, हो गया हमारा फूड ब्रेक, फूड की ब्रेकडाउन हो गई, हमें मिल गया हमारी एनर्जी। अब इसकी जरा इंपॉर्टेंस बता दीजिए भैया जी, जरूरी क्यों है? बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी सेहत के लिए। देखो, एनर्जी फॉर एक्टिविटीज, आप दिन भर लगे रहते हो, इसकी वजह से ही लगे रहते हो क्योंकि आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी फॉर एक्टिविटीज, पापा बाहर जाते होंगे, पापा बाहर जाते होंगे काम करने के लिए, मम्मी जाती होंगी, उन्हें भी तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी नहीं है उनके पास तो वो काम क्या खक करेंगे? तो इसीलिए रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि तभी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं खाना खाओ, खाना खाने से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब क्या करते हैं? हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर। हमारे सेल्स कभी कभी टूट जाते हैं, फट जाते हैं, तो उनकी रिपेयर में ऑक्सीजन हेल्प करती है, इसीलिए रेस्पिरेशन जरूरी है। ठीक है। मेंटेन्स बॉडी फंक्शन, हम जो काम करते हैं डेली कोर्स, हमारी बॉडी के अंदर जो काम चलते हैं, डाइजेशन, इजेशन, ये सारी चीजें, तो इसे भी करने के लिए हमें रेस्पिरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। जय श्री राम। ठीक है, हो गई वीडियो समाप्त, रख दिया मैंने। अब देखो, एक बात बहुत आराम से समझना, मैंने आपको कहा था न्यूट्रिशन तक पढ़ लेना, पढ़ लिया, वो लिख देना यस जी पढ़ लिया। अब आप जाओ एनसीईआरटी उठाओ और पढ़ो रेस्पिरेशन, करो उसके क्वेश्चन, ठीक है, और नंबर अच्छे लाओ। साफ सीधी सी बात है, एनसीईआरटी जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे जो चीजें छूट जाती है ना, वो सीधा आपको एनसीईआरटी में मिलती हैं। एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पढ़नी। तो बहुत छोटी वीडियो तो नहीं हुई, कम से कम 40 मिनट की वीडियो है। तो देखो, नॉर्मल खत्म करा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके खत्म करा है, इस वजह से ज्यादा लंबी वीडियो खींची है। तो इजी वे में लेना, इतना भारी भरकम काम मत लेना। तो अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप पढ़ते रहो, हम पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।